नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। हमें जी आज ज्वाइन करेंगे एक्स डीजी यूपी पुलिस विक्रम सिंह जी। हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जी सर आरजू साहिबा, सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सर सबसे पहले बहुत अफसोस के विपिन रावत जी का जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन इसमें क्या आपको लग रहा है कि ह्यूमन एरर है या ये कि कुछ मशीनरी भी हो सकता है, कुछ पुरानी हो, कुछ पुर्जे, या लोग कह रहे नहीं वो तो बार बार चेक किया जाता है तो उसके इम्कानात नहीं है। हर तरह का टेरर अटैक की भी बातें हो रही हैं, तो आपके ख्याल से क्या हुआ होगा? जी आरजू साहिबा, पूरा मुल्क हमारा अफसोस और गम में डूबा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, न सिर्फ फौज का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का। जनरल विपिन रावत हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और उनकी काबिलियत बिल्कुल, उसके सारे सब लोग उनकी इज्जत करते थे। और ये देखा जाता था कि आज के दौर में जिस तरीके से उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन, रीओरिएंटेशन और नया रोड मैप दिया था, जिससे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो और मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। उनको एक तरीके से आर्किटेक्ट कहा जाता था सर्जिकल स्ट्राइक का और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का। इसलिए उनके तो कहते, उन्होंने हाल ही में एक बयान और दिया था कि हमारे 2.5 दुश्मन है और मैं इन 2.5 दुश्मन से बखूबी उनके के ऊपर कार्रवाई करने में हम पूरी तरीके से, हमारे अंदर ये सलाहियत है। 2.5 दुश्मन कौन? एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन और तीसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाले दुश्मन है उनके ऊपर। अब इस तरीके के कई दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर या इस तरीके के एयरक्राफ्ट के ये जो हादसे होते हैं, इसके पीछे 4 वजूहत हो सकते हैं। एक होती है ह्यूमन एलिमेंट, ट्रेनिंग में कमी या किसी तरीके की कोई बुरी हैबिट। लेकिन इसमें ये चीजें मुमकिन यूं नहीं है, क्योंकि बड़े चुने हुए चुनिंदा पायलट्स रखे जाते हैं और उनकी एनालिसिस और उनकी प्रोफाइलिंग रोज होती है कि कहीं उनकी तबीयत ठीक है, कहीं उनकी नींद में तो कोई कमी नहीं है, उनके रिफ्लेक्सेस ठीक ठाक हैं। उसके बाद उनका सिलेक्शन होने के बाद वो इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीआईपीज की फ्लाइट पे आते हैं। नंबर 2, अगर आप देखें कि मशीन MI-17 तो बहुत बड़ा एक उम्दा ये एक हेलीकॉप्टर है और पूरी दुनिया में 60 मुल्कों में इस्तेमाल हो रहा है। रशा की जिस फैक्ट्री से लिया है, 2008 में ऑर्डर दिए, 2013 में वो काफी बड़ी संख्या में आ गया। इनको ये भी कहा जाता है आरजू साहिबा कि ये फ्लाइंग टैंक्स हैं। इनके नीचे आर्मर्ड प्लेटिंग होती है, इनके डबल इंजन होते हैं, इनकी जो एवियोनिक्स होती है वो बहुत ही एडवांस्ड होती है। तो ये कह देना कि कोटा था, दूध था, तो ये MI-7 के ऊपर इसका कोई किसी तरीके से मुतासिर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो एवियोनिक्स है और जो इनके सिस्टम्स है वो बहुत एडवांस है। जो बल्कि सिंगल इंजन छोटे मोटे चॉपर्स जो हम लोगों के पास रहते थे, उसमें तो ये दिक्कत होती थी कि अंधेरे के पहले आप टेक ऑफ और लैंडिंग कर लीजिए, या कहीं पे अगर मौसम की खराबी है तो बहुत बड़ा खतरा होता था, टेलीफोन के तार वगैरह से अपने को बचा के चलना था। लेकिन MI-17 में इस तरीके के खतरे से निपटने के लिए पूरे इंतजामात और इनकी टेक्नोलॉजी, इनके जो रेडार सिस्टम्स थे, वो सारे इतने मजबूत होते हैं कि इस तरीके की चीजें उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर सकती थी। तीसरी आती है मौसम। मौसम भी ऐसा कोई बुरा नहीं था, मौसम भी ऐसा खराब नहीं था कि MI-8 उसमें क्रैश हो जाए। अब हम आते हैं चौथी बात के ऊपर। चौथी बात ये होती है सैबोताज और अटैक। अब अगर अटैक होता है तो MI-8 को गिराने के लिए आप याद करें कि मुजाहिदीन को अमरीकियों ने स्टिंगर मिसाइल्स दी थी, शोल्डर पे रख करके फायर करने वाली। अब ये मान के चलिए कि कोयम्बटूर के इलाके में, उस इलाके में कोई शोल्डर पे मिसाइल लेके अगर चल रहा है, हालांकि ये सब अभी बातें कयास की हैं और सिर्फ लाउड थिंकिंग के दायरे में है। ब्लैक बॉक्स मैं समझता हूं मिल चुका है। मैं थोड़ी 5-6 घंटे से मैंने खबरें नहीं सुनी, लेकिन मुझे बताया गया है कि ब्लैक बॉक्स दस्तयाब हो गया है। और एक जिसके बारे में आपने बताया, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी आईसीयू में है और भगवान करे कि वो जल्दी से सलामत हो जाए। तो उनका बयान बड़ा माने रखता है कि वो बताएगा किस पे, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ये बेहतर बता सकेगी कि पूरे हालात और उसके ऊपर क्या चीज के इम्कानात थे, क्योंकि कयास लगाना मुनासिब नहीं होगा।
लेकिन जो आपने फरमाया कि हर चीज को तौल करके देखें, और ये वाकई जिस तरह से आपको खुशी हुई, मुझे भी बहुत इंतहा खुशी हुई कि आर्मी चीफ पाकिस्तान ने अपनी हमदर्दी और कॉन्डोलेंस दिखाई, क्योंकि ये मौका ऐसा होता है जिसपे कम से कम आपसी जो मन मुटाव हो उसको भुला करके इंसानियत का तकाजा ये होता है कि हम इंसानियत दिखाएं। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे यहाँ जो इंतजामात होने चाहिए थे, कम से कम मुझे कोई शक व शुबा नहीं आरजू जी कि उसमें कोई कमी या कोई चूक रह गई होगी, लेकिन ये देखना होगा अगर सैबोताज का एंगल बनता है, जो कि देखना चाहिए। और क्योंकि बजाते खुद मेरी अपनी राय ये है कि सैबोताज के एंगल को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी ताकत लगा करके एनआईए और बाकी एजेंसीज इसकी तरफ गौर करें कि क्या कोई अनयूजुअल मूवमेंट था, क्या कोई हिस्ट्री थी, क्या स्टिंगर मिसाइल या इस तरीके के असलहा की आमोदरफ्त उस इलाके में थी, और अगर थी तो हमने उसके बारे में क्या फौरी कार्रवाई की, क्योंकि ये हादसा एक ऐसा है जो कि इसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर करके रख दिया है। बिल्कुल सर, इस तरह के हादसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आगे के लिए भी, क्योंकि कई चीज़ें जो मैंने सुनी कि वो बहुत सारे एरियाज को कवर कर रहे थे और हैंडल कर रहे थे, तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा नुकसान है ये भारत के लिए। साथ ही सर हम अगर देखें जो हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है और कुछ कुछ असरात हमें भारत में भी नजर आते हैं एक्सट्रीमिज्म के, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से सियालकोट का वाकया हुआ, इसको 13 गार्ड्स मौजूद थे, वो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ नहीं किया, पुलिस वहां पे देर में पहुंची। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक स्कूल के ऊपर अटैक किया गया, और कांग्रेस के कोई साहब है, उनका जो है वो बयान मौजूद है, बिल्कुल उसके ऊपर आप स्टेटमेंट उनकी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, कि वसीम रिजवी साहब जो है उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी इनकी जो भी गर्दन काट देगा, जो एक कहा जाता है मुस्लिम्स खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के उस पर फौरन अरेस्ट हो जाना चाहिए वैसे तो, जिसने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, और पुलिस इसमें स्पेशली क्या रोल प्ले कर सकती है? क्योंकि हमारी पुलिस तो मुझे तो बहुत ही निकम्मी लग रही है कि सियालकोट के वाकये में इनके पास वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीरें हैं कि जिसमें वो सेल्फीज ले रहे हैं, फिर भी तहकीकात कह रहे हैं कि चल रही है, इन्वेस्टिगेशन होगी। तो आपके ख्याल से सब कुछ देखने के बाद भी क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? आरजू साहिबा, मैं बड़े कीनली आपके शोज को देखता हूं, और मैं ही क्यों, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में आपके शोज बड़ी कीनली ऑब्जर्व किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। आपके दो शोज का मैं हवाला देना चाहूंगा, एक इश्तियाक साहब के साथ, एक कमर चीमा साहब के साथ, जिसमें सियालकोट के बारे में आपने तफसील से बातचीत की थी, तबादला ख्याल होता, और आपका दुख, तकलीफ और जो आपकी एंग्विश थी वो जग जाहिर है। वो चाहे मध्य प्रदेश में स्कूल पे हमला हो, चाहे वसीम रिजवी के ऊपर 50 लाख का, आरजू साहिबा वो 25 नहीं गालिबन 50 लाख का इनाम उन्होंने कहा था, और इसमें सब में इंतजामिया की नाकामी और चूड़ी पहनने के काम इन्होंने किया है। और अगर इंतजामिया अलर्ट होती, पुलिस अलर्ट होती, तो न सियालकोट होता, न मध्य प्रदेश होता, न हैदराबाद के नेताजी की यह हिमाकत होती कि इस तरीके की कार्रवाई करते। क्योंकि आपने देखा इश्तियाक साहब ने क्या कहा, कमर चीमा साहब ने क्या कहा, ये एक बदनुमा धब्बा है उस मुल्क के ऊपर, और ये दिखाता है कि हमारी जहनियत क्या है। अगर हम अपने श्रीलंकाई दोस्त की हिफाजत नहीं कर सके, जबकि श्रीलंकाई से पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत है श्रीलंका में, श्रीलंका से उनका जो मुआहदा है एक बहुत उम्दा दोस्त होने का, और इसके सिर्फ एक आदमी का कत्ल नहीं हुआ, ये मान के चलिए सियालकोट में इंसानियत का कत्ल हुआ। और इस तरीके के जो भी वाकया होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में स्कूल पे अगर हमला हुआ, या इस तरीके के बेबुनियाद बयानात, मैं तो समझूंगा कि हैदराबाद वाले हजरत को पहले चाहिए कि उनको साइकोलॉजिकल या दिमागी इलाज के बारे में, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के बारे में बातचीत कर लें उनकी, जरा उनको दिमागी इलाज, या जो हमारे यहाँ सहूलियात हैं आगरा और बरेली में, आपने सुना होगा कि ऐसे लोगों का जहनी इलाज और 5-5 7-7 साल वहाँ इलाज होता है, और जेर इलाज, और उस पर करंट वरेंट भी दिया जाता है। बहरहाल अगर वो इलाज माकूल ना हो तो पुलिस के पास हर चीज का इलाज है। इनके सबसे पहले सेक्शन 153A में इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए।
इनकम टैक्स वाले इनसे पूछे कि श्री जनाब आली, आपके पास इतनी हैसियत है कि 50 लाख आप दे सकते हैं या हवा में गांठ बांध रहे हैं? और अगर हवा में भी गांठ बांध रहे हैं तो जैसे पाकिस्तान पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड के मुताबिक इनके ऊपर कम से कम 6 सेक्शंस में वक्त होता मैं बताता, और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके अंतर्गत इनके होना चाहिए था नजरबंद। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, एक पाकिस्तान कैबिनेट के बड़े जिम्मेदार मिनिस्टर ने एक और भी गैर जिम्मेदाराना की जज्बात में लोग आ जाते हैं। जज्बात वहां तक मुनासिब है आरजू साहिबा, अगर हम लाकानूनियत न फैलाएं, लेकिन जज्बात के झटके में हम वो काम कर दें कि हम लाकानूनियत या कानून तोड़ते हैं, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। आपने वजह फरमाया, लेकिन इसके पहले भी ब्लास्फेमी लॉस के ऊपर जिन लोगों पे इल्जामात थे, यहां तक कि गवर्नर का कत्ल से लेकर के नर्सेस की नजरबंदी, नर्सेस की तो नजरबंदी हमने बड़ी जल्दी कर दी पाकिस्तान में। नहीं, आपने अपने एक शो में फरमाया था, मुझे वो बात बहुत पसंद आई और मैं इसके लिए आपको सलाम करूंगा कि हमारे जो लीडर्स यानी पाकिस्तान के लीडर्स बाहर जाते हैं, क्या कुछ और दिखाने को नहीं है, तस्वीर, और जो वाकई अल्लाह परस्त है और वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, उसको तस्वीर पब्लिकली दिखाने की जरूरत नहीं है। और जो पब्लिकली जो नुमाइश करता है, कम से कम मेरी नजर में, जो एक कानपुर के एक शायर उन्होंने कहा था, मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल है पुराना पापी बरसों से नमाजी न हो सका। दिखावा तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन दिखावा अगर कर रहे हैं तो मान के चलिए कि अल्लाह के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सीरतुल नबी है उस पे हम चल नहीं रहे हैं। ऐसी क़ियादत जो हुजूर ने दी है वो किसी को न मयसर थी, न है और न आगे होगी। कम से कम इतना तो समझ लें कि तस्वीर फेरने से अच्छा है अगर एक भी हुजूर की अगर सीरतुल नबी पे जाएं कि अगर दूसरा किसी भी तरीके से परवरदिगार को मान रहा है, उसको टोकना मत, उसका दिल मत दुखाना। वो किसी भी तरीके से अगर इबादत कर रहा है, उसको टोकना मत, उसका दिल मत दुखाना। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पे खैर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, परवेज बिल्कुल हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी केपीके से। तो परवेज कोकर में, एक मिनट, उनका नाम मेरे परवेज खटक, सॉरी परवेज खटक साहब हैं। और लेकिन सर उनका बयान पे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोगों ने जो है एतराज किया है परवेज खटक के बयान पे, और अब वो खैर उसका कुछ और बताना शुरू हो गए कि नहीं मैं ये नहीं मैं वो कह रहा था। लेकिन सर फिर भी मैं कहूंगी कि पुलिस का इदारा जो है, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, आपके ख्याल से कितना ज्यादा उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, या आप समझते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट और आम सिटीजन ही हैं जिनको ये सोचना चाहिए, जिनको ये समझना चाहिए? आरजू साहब हमारे उस्ताद थे, बड़े पुराने अंग्रेजों के जमाने के पुलिस अफसर थे। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमा, और उसमें जब मैं पुलिस महकमा कह रहा हूं तो सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, वो पाकिस्तान को भी मैं उसमें शामिल कर रहा हूं। आपने देखा होगा पुराने चर्चों पे और पुरानी बिल्डिंगों में मुर्गे हवा, जिसको वेदर कॉक कहते हैं, हवा जिस तरफ होती है मुर्गे का मुंह उस तरफ चला जाता है। तो पुलिस काफी इस तरीके की, जिस तरीके की सियासती ताना बाना होता है उसके मुताबिक अपने को कानून का इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन वो आकाओं के नजरों को पढ़ करके उस हिसाब से करती, जो कि निहायत गैर मुनासिब है। पुलिस ने जिसका हलफ उठाया है वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का उठाया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो का नहीं उठाया है। और ये उनके लिए ये जरूरी होगा कि जो कानून और आइन है उसके मुताबिक कार्रवाई करे। अगर किसी ने कत्ल किया है तो फौरन से पेशतर, बिना किसी हुक्म का इंतजार किए हुए या बिना सोचे कि इसके आगे के नतीजे क्या होंगे, उनके लिए उनका तबादला तो नहीं हो जाएगा, उनके ऊपर कोई सजा तो नहीं हो जाएगी कि उन्होंने वो किया जो कि एक पॉपुलर मूवमेंट के खिलाफ गया। इस चीज के मद्देनजर अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस वो काम करती है नीचे के लेवल पे, अक्सर वो काम करती है जो कि फैशनेबल हो, न कि लीगल हो, जो कि पॉपुलर हो, जो कि न कि लीगल हो। तो दोनों चीजों में बड़ा फर्क आता है। पुलिस को वो करना चाहिए जो लीगल हो, न कि जो फैशनेबल हो या जो पॉपुलर हो। अभी क्या हो रहा है, वो चाहे सियालकोट का मसला हो या अगर मध्य प्रदेश का हो या हैदराबाद हिंदुस्तान का हो, अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया ये बिल्कुल गैर मुनासिब हो और मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पुलिस की टॉप लीडरशिप है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो ये बिल्कुल इंश्योर करें कि केस रजिस्टर हो और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक, बदले की भावना से नहीं, किचकिचा करके नहीं, लेकिन जो मुनासिब और मुमकिन है कानून के अंदर रहते हुए इंसाफ की बुनियाद के ऊपर
वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक नजीर बने, दोबारा कोई हिम्मत न कर सके इस तरीके की हिमाकत और गफलत करने का। तो सर इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में जिस तरह से हुआ, स्कूल के ऊपर हुआ, या जिस तरह की स्टेटमेंट दी गई कांग्रेस लीडर की तरफ से, और कुछ और वाकयात भी हम देखते हैं, आपके ख्याल से इसको कितनी तेजी के साथ और किस तरह से रोक लगानी चाहिए, वरना वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत कुछ फेस कर रहा है, और यही नहीं, हम सलमान तासीर साहब को भी देख चुके हैं, मशाल खान जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था उसको भी देख चुके हैं, और बेशुमार दूसरे वाकयात। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये श्रीलंकन वाला वाकया आखिरी नहीं होगा, ये आगे भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह का माइंडसेट बन चुका है और हमने खुद ही ये टीएलपी वालों को और इस तरह के लोगों को बढ़ावा दिया है। लेकिन भारत कुछ सबक लेगा पाकिस्तान से, या हम वहां पे भी ये सब कुछ बढ़ता हुआ देखेंगे? आरजू साहब, इससे बड़ी ट्रेजेडी एडमिनिस्ट्रेटिव हो नहीं सकती है अगर हम इस तरीके की चीजों को हवा दें। मेरा हर पुलिस अफसर को यह मशवरा होगा, कानून ही आपकी मजहबी किताब है, इसके ऊपर कोई किताब आपके लिए नहीं है। कानून के तराजू के ऊपर इंसाफ कीजिए और कार्रवाई कीजिए, किसी की मोहताजी आपको नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई विश कि आपके जैसे लोग पाकिस्तान में भी हों, आपकी जैसी सोच वाले यहाँ भी मौजूद हो, ताकि हम भी थोड़ी तरक्की कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।